चलिए अब आज हम लोग फ्लूइड में बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से एक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर ये कुछ देर तक एकदम आराम से पिन ड्रॉप फाइल के साथ सुनिए इसको, कोई लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा आपको, बोर्ड पे लिखेंगे फिर आप आराम से लिखिएगा। अभी सिर्फ सुनिए आराम से, ठीक है। फ्लूइड में हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं फ्लूइड के स्टडी को। पहले को बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें फ्लूइड जो होता है वो रुका हुआ होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड एट रेस्ट। जो दूसरा पार्ट हम लोग फ्लूइड का बनाते हैं उसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स, और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे फ्लूइड के बारे में जो मोशन में हो, जो मूव कर रहा हो। और फ्लूइड डायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? मोशन ऑफ फ्लूइड। जैसे आपको काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन वगैरह याद है ना, सेम चीज। और एक तीसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तीसरा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी और दूसरा प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन में हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना होता है। एक का नाम है एक्सेस प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर, और एक दूसरा पॉइंट जो है उसका नाम है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, जहां पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। विस्कोसिटी में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एनएलवी, न्यूटन बाबा के बिना फिजिक्स कैसे पूरा हो। और दूसरा जो लॉ है उसका नाम है स्टोक्स लॉ। दूसरा लॉ का क्या नाम है? स्टोक्स लॉ। इसी में एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको बोलते हैं अनड्रेड फॉर्मूला। अनड्रेड एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में बोलते हैं अनड्रेड फॉर्मूला, वो भी पढ़ते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में जो 2-3 बात इंपॉर्टेंट है वो सारी बात आज हम लोग कर लेंगे। एक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल इसी से रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इसी से रिलेटेड है टॉर्सियलीज लॉ। टॉर्सियलीज लॉ एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग को फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ना होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, पहले ही पढ़े हैं कि फ्लूइड के h हाइट के वजह से प्रेशर कितना होता है? h रो जी। फ्लूइड स्टैटिक्स में एक और चीज जो हमें पढ़ना होता है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में पूर्णतः या अंशतः, कंप्लीटली या फिर पार्शियली इमर्ज करते हैं, तो वो लिक्विड उस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स, या फिर बाइंड फोर्स कहते हैं। FB से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है V रो G के बराबर। क्या फॉर्मूला होता है? V रो G। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही होता है जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड, जितना भी बॉडी का वॉल्यूम होगा जो आप लिक्विड में डालेंगे, उतना स्पेस वो छेक लिया, उतना स्पेस वो लिक्विड को हटाएगा। भाई वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस, जगह। तो कहीं पे कोई चीज रखने के लिए उतना स्पेस खाली तो होना चाहिए, तभी उसको रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई चीज रखना है, तो जो वही चीज रखेंगे उतना स्पेस यहाँ खाली होना चाहिए, तभी तो रख पाएंगे। नहीं खाली हो तो रख पाएंगे क्या, नहीं रख सकते। तो हम लोग कोई चीज को वहां तभी रखते हैं, और अगर रखते हैं तो वहां पे जो लिक्विड होगा उसको क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ बॉडी के ही बराबर होता है, जितना बॉडी उस लिक्विड में है। ये बात ध्यान रखना। अगर पार्शियली इमर्ज्ड है तो जितना पार्ट उस लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर बात करते हैं। और फ्लूइड स्टैटिक्स में एक टॉपिक और जो है उसका नाम है बैरोमीटर, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर, केटीजी एंड थर्मोमीटर। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं वापस से। केटीजी प्लस थर्मो के लेक्चर्स को डिस्कस करते वक्त शायद L14 या 15 में कहीं मैंने पूरा आपको बैरोमीटर पढ़ा दिया था, वो हम लोग वापस से नहीं पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स में एक और बात जो हम लोग को पढ़ना होता है वो है मैनोमीटर। छोटा सा टॉपिक है मैनोमीटर, ये हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन आज फ्लूइड का पहला लेक्चर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बर्नौलीज प्रिंसिपल से शुरू करने जा रहे हैं। इसके दो वजह हैं। पहला वजह ये है, हालांकि शुरुआत करने का सही तरीका चाहिए, पहले आप फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़िए, फिर आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़िए, फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़िए। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए अभी सबसे पहला है वो क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है वो है स्टोक्स लॉ। तो अगर मैं एक एक करके विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा तो जब तक बर्नौलीज प्रिंसिपल आता है तब तक बच्चा लोग एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना पढ़ना है। और फ्लूइड को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, मतलब फ्लूइड्स में जितनी भी मैकेनिक्स की बातें वो सब यूज होगा। मतलब मैकेनिक्स आपको पूरा पता होना चाहिए, वर्क पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब कॉन्सेप्ट वापस से यहाँ लिखेंगे हम लोग, वापस से पढ़ेंगे, हर जगह क्वेश्चन में यूज होगा इन सब चीजों का। इसलिए फ्लूइड पढ़ने के लिए मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। उन सब चीजों का रिकॉल करते हैं तो जब क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल तक पढ़ते पहुंचते। तो इसका जो मजा है ना, वो मजा वो उठा नहीं पाता। और पढ़ाई का मतलब ये सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए। तो फ्लूइड में मजा आना चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे पहला चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग से शुरू करते हैं। उसका क्या नाम है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहला बात तो ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, पहले आप ये इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिए बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसमें इंट्रो में ये फ्लूइड करके इंट्रो लिख लीजिए, और फिर हेडिंग डालिए बर्नौलीज प्रिंसिपल, या हेडिंग सिर्फ फ्लूइड डाल सकते हैं आप, उसमें सारी बात लिखिए, फिर आप बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो एक लॉ पर बेस्ड है, एंड दिस लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जब भी मैं लिखूं ना कि कौन सा लॉ किस पर बेस्ड है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। 2-3 years बैक 2017 में मेरे ख्याल से जेई मेंस का एक सवाल था, उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बर्नौलीज प्रिंसिपल से नहीं था, लेकिन उसमें 4 स्टेटमेंट में जो सही वाला स्टेटमेंट था यही था कि एक लॉ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, किरचॉफ्स लॉ। वहां पे किरचॉफ्स के 2 लॉ है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी एनर्जी कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है। तो उसमें स्टेटमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, और 4 लॉज के बारे में लिखा हुआ था कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन दिस, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन दिस, थर्ड में भी इस तरह। वहां पे था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इस तरह क्लास 12 में लेंज लॉ मिलता है, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसी तरह बर्नौलीज प्रिंसिपल भी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इन सब बातों पे ध्यान रखना है, जिस पे मैं स्ट्रेस दूं कि ये बात अच्छे से याद रखना है। इस पे पहले आ चुका है क्वेश्चन, उस पे आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसी के जैसा क्वेश्चन आता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बात
वर्क पावर एनर्जी का याद आ जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का मतलब कौन से चैप्टर से रिलेट करना है आपको, वर्क पावर एनर्जी से। उसके कॉन्सेप्ट इस प्रिंसिपल में यूज होंगे, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल कौन से लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल इसके बारे में पहले नहीं पढ़ सकते, पहले इसका हम लोग सब कुछ डिराइव कर लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी मैंने क्या लिखा है, ठीक। बर्नौलीज प्रिंसिपल किस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स से, मैकेनिक्स से, फ्लूइड डायनेमिक्स से, सेकंड वाले पास से था। और फ्लूइड डायनेमिक्स का क्या मतलब, फ्लूइड मोशन में होगा। कोई ऐसा एग्जांपल याद करो इसमें फ्लूइड मोशन में होता है, चलता फिरता। पाइप में जो पानी है वो क्या हो रहा है, चल रहा है। ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये बॉटल है और इस बॉटल में छेद करते, होल करते, तो पानी निकलेगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा फ्लूइड का बात बताऊं, इस बॉटल का ढक्कन अगर ये बंद है और यहाँ होल किया जाए तो पानी नहीं निकलेगा। बताइए बात आप लोगों को, यहाँ करो इधर करो कहीं भी कर दो, एक होल कर दो छोटा सा, पानी नहीं निकलेगा। अगर ये ढक्कन खोल देंगे तो फिर पानी निकलने लगेगा। तो बॉटल ले अपना सेक्रीफाइस कर, मैं करके दिखाता हूँ। अपना बॉटल में सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, बॉटल में पानी भर के ला और एक वो लेके काटी लेके आओ। अभी हम लोग करते एक्सपेरिमेंट। देखिए ये मेरे पास एक बॉटल है, ये कंपास है और ये मैं हूं और हमारे फाइल ये देखो हाँ भाई छेद उसको दबाएंगे तो गिरेगा, लेकिन सिर्फ ऐसे रखे रहने से ये होल है लेकिन पानी नहीं गिर रहा। हमें बता रीजन बता रहा हूँ। और अगर इस ढक्कन को खोल दिया जाए, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि नीचे से दबे, कैसे मैंने नीचे से नहीं दबाया, ये ध्यान रखें। देखिए अच्छा इसका मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल है। ये कितने वेलोसिटी से निकलेगा ये भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका ये रेंज कितना होगा वो भी चर्चा करेंगे। कितने टाइम में एक पार्टिकल यहां से गिर के आ जाएगा ये भी चर्चा करेंगे। अभी देखिए मैं वापस से बंद कर देता हूं। जादू नहीं है ये यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये जो पानी बाहर निकलता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये जो पानी बाहर निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ। ये कितने वेलोसिटी से बाहर निकलता है इसको टॉर्सली ने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ कोर्स। और उस वेलोसिटी का फार्मूला भी लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर वेलोसिटी का एक तुक्का मारना हो फार्मूला तो क्या मारोगे, √2gh। बोलो सब जगह वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिलता था, √2gh। यही इसका फार्मूला होता है। कितना हाइट पानी का उस होल के ऊपर है उसी वेलोसिटी से निकलता है √2gh। h क्या है, उस होल के ऊपर के पानी का हाइट। ऑब्वियस बात है उसके ऊपर का ही हाइट लेंगे, नीचे कैसे लेंगे। अगर मान लो ये पानी का लेवल इस होल के नीचे हो जाए तो क्या निकलेगा पानी, नहीं निकलेगा। तो हाइट जो होता है वो कौन सा हाइट होता है, पानी के होल के ऊपर का। और ये पानी जो निकलता है प्रोजेक्टाइल पाथ था, ये देखे आप लोग। हाँ तो उस प्रोजेक्टाइल वाली बात भी सारा आगे यूज होगा। चलिए भाई इसको रखते हैं यहाँ। तो ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल से। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग डीओ यूज किए हैं, वो डीओ भी इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग बात करेंगे। एरोप्लेन जो होता है वो भी इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी इसको बंद कर दो ये गेट। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है ना, टेस्ट मैच, आज डे नाइट मैच है मोटेरा में। तो वो जो स्विंग बॉलिंग आप लोग जानते हैं, उसमें फास्ट बॉलर स्विंग बॉलिंग कराता है, वो भी इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल बेस्ड है। और इन सारी बातों का चर्चा आज हम लोग करेंगे। उससे पहले लेकिन बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिराइव करना सीखते हैं, जो डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम में आएगा और उसका एप्लीकेशन है ये सब। टॉर्सलीज लॉ, एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो डीओ बोलते हैं उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में एटोमाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोमाइजर। डीओ तो एक स्पेसिफिक यूज हो गया उस प्रिंसिपल का, मतलब जिसमें भी दबाने से कुछ चीज बाहर निकलता है, चाहे वो डीओ हो, चाहे सेंट हो, चाहे भी हम लोग वो सैनिटाइजर का बॉटल यूज करते हैं उसमें भी वही रहता है, उसको बोलते हैं एटोमाइजर। इसी तरह
जो मैग्नस इफेक्ट है, वो स्विंग बॉलिंग है, स्विंग बॉलिंग क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे प्लेन लिफ्ट होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू फ्लूइड इन मोशन, रिलेटेड टू फ्लूइड इन मोशन। और उसके बाद आप एक पाइप बना लेंगे। ये देखिए एक पाइप है, ये एक पाइप है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखने के लिए हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। ये रेफरेंस, ये क्या है? रेफरेंस। यहां पे फ्लूइड इन कर रहा है और ये फ्लूइड इसमें से फ्लो होके यहां से बाहर निकल रहा है। ये v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है और जब यहां इन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है? v1। कितने वेलोसिटी से इन कर रहा है? ये जो सेंटर है, इस सेंटर का हाइट h2 कहेंगे और इस सेंटर का हाइट h1 कहेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो हम लोग दो पॉइंट पे लगाते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट। और इस दोनों पॉइंट पर जो फ्लूइड का एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो फ्लूइड का एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। इसी एनर्जी कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल। आप पूछेंगे सर ये फ्लूइड का एनर्जी क्या होता है? उसी का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो फ्लूइड इन कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? v1। v1 वेलोसिटी से ये इन कर रहा है और यहां पर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो कितने से बाहर निकल रहा है? v2 वेलोसिटी से। अब ध्यान दीजिएगा, इस पाइप में पानी अपने आप तो नहीं आ रहा होगा, ये पाइप का एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब बहुत लंबा सा पाइप होगा, उस पाइप का हम बीच का एक क्रॉस सेक्शन का चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन पर इधर से एक प्रेशर लग रहा होगा जिसको हम लोग कहेंगे P1। क्या कहेंगे? P1 प्रेशर लग रहा होगा। और इस क्रॉस सेक्शन पर इधर से एक प्रेशर लग रहा होगा, उसको हम लोग कहेंगे P2। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इस इक्वेशन को याद रखना है। तो पहला बात जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये इक्वेशन कहता है कि अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 है, A2 है क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां का, तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 होगा। A1 V1 इज इक्वल्स टू, मतलब A इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी जो होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस तीनों बात को, तीनों एक ही बात है, इस तीनों बात को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इन तीनों बातों को हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, या A इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, या वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा सा बात है, आप लोग जानते हैं इस बारे में, खाली विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं अभी। मैं विजुअलाइज करवाऊंगा तो आपके यहाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी पाइप से पानी पटाया हो? तो अगर पाइप सोचो ऐसे है, उससे पानी निकल रहा है, अगर हम लोग पाइप का मुंह को थोड़ा सा बंद कर दें, अंगूठे से थोड़ा बंद कर दे, थंब से, तो एरिया कम हो जाता है, वो वेलोसिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है ना। यही चीज मैं कह रहा हूँ, वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन पहली बात है कि भाई सर ऐसा कैसे हो गया? मैथमेटिकली तो प्रूफ करके दिखाइए कि ये A1 V1 इज इक्वल्स टू Q A2 V2 होगा। तो इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ है और वो इसी के अंदर आता है, कोई अलग से बात नहीं पढ़ रहे हम लोग ये। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये भी किसी लॉ पर बेस्ड है, और ये किस लॉ पे बेस्ड है? ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कल को अगर ये सवाल आए कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो किस लॉ पर बेस्ड है, तो आपका जवाब क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये लॉ बेस्ड है। मास तो कंजर्व रहता है हमेशा। ये लॉ कहता है कि देखिए भाई, अगर dt टाइम आप इमेजिन करें, कितना समय? dt टाइम। तो dt टाइम में मान लीजिए ये जो ट्यूब है, इसमें ये जो फ्लूइड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सुनिएगा ध्यान से, पानी इसमें इन कर रहा है, तो कोई पानी का मॉलिक्यूल का या मास का इमेजिन करते हैं हम लोग, वो मास v1 वेलोसिटी से चल रहा है। dt टाइम में वो इतना यहां से, जो पहले यहां पे था वो चल के यहां तक आ गया होगा। बोलिए, इस लेंथ को हम लोग क्या लिख रहे हैं? कितना लिखेंगे इसको? v1 dt। v1 dt, dt टाइम में कितना मास इन करेगा, इसको बोलते हैं मास इन। इतना मास इन कर गया इस क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि पाइप में मास कहीं रुका हुआ नहीं रह सकता, पानी रुका हुआ नहीं रह सकता। इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी को निकलना पड़ेगा, नहीं तो पानी पाइप तो फट जाएगा ना जी। पानी रुका हुआ रह सकता है क्या? बोलेगा बहुत देर से चलते हुए आ रहे, थोड़ा थक गए हैं, रुक जाते हैं, ऐसा कहेगा क्या? वो तो चलते रहेगा। तो dt टाइम में इतना पानी इन किया, बोलिए इतना ही पानी को dt टाइम में क्या होना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। तो वो इधर हम दिखाएंगे, लेकिन इधर दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हम यहां दिखा रहे हैं। ये लेंथ लिखेंगे v2 dt, ये लेंथ लिखेंगे v2 dt, क्योंकि यहां पे जब निकल रहा तो उसका स्पीड कितना था? v2। तो इतना पानी बाहर निकलेगा। ये यहां का पानी नहीं, ये जो आगे निकल चुका है, आप इसको ऐसे समझिए, पाइप में तो पूरा पूरा पानी भरा हुआ है हर इंस्टेंट पे। किसी इंस्टेंट पे जितना पानी इन किया उतना ही पानी यहां से क्या हो रहा होगा? बाहर निकल रहा, क्योंकि पानी तो स्पेस ले रहा होगा ना जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इन इज इक्वल्स टू मास आउट। अब मास का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं। मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां का वॉल्यूम कितना है? तो यहां का वॉल्यूम लिखेंगे एरिया A1 इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है। क्या लिखेंगे बताइए? A1 इनटू V1 dt। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया? इनटू डेंसिटी, ये हो गया मास। बोलिए। और यहां पर वॉल्यूम कितना होगा बताइए? एरिया A2 V2 dt इनटू रो। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डेंसिटी यहां पे था वही डेंसिटी, मतलब ये सारी बात पढ़ने के लिए एक कंडीशन क्या हो गया कि डेंसिटी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, थर्ड ईयर में मैंने कह दिया, थर्ड सेमेस्टर के। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग उसका थ्योरी पढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में सेम चीज का पूरा लैब करते हैं। फ्लूइड एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहे। पानी अगर इमेजिन करें तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। पानी का डेंसिटी कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन मोटा मोटे उसका डेंसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बहुत रेयर केस में चेंज करता है। जब डेंसिटी चेंज कर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल लिक्विड। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल, कंप्रेस हो गया। कंप्रेसिबिलिटी वाटर का, लिक्विड का बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी कंप्रेस नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में हो जाता है। लेकिन जब डेंसिटी कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। क्या कहते हैं? इनकंप्रेसिबल। और बर्नौलिस प्रिंसिपल या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब जो लिक्विड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि बर्नौलिस प्रिंसिपल कौन से लिक्विड के लिए है, तो आप कहेंगे वो लिक्विड क्या होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन मैंने कहा। दूसरा कंडीशन, हम लोग जानते हैं लिक्विड में विस्कोसिटी होता है, जो उसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। हम लोग जो बर्नौलिस प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो आइडियल लिक्विड के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइडियल। और आइडियल की ही ये सब प्रॉपर्टी होते हैं। कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा। ये जो लिक्विड है कौन सा लिक्विड है? नॉन विस्कस।
मतलब इसमें विस्कोसिटी नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब बर्नौलीज प्रिंसिपल वैसे लिक्विड के लगाते हैं जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, तो आप पूछेंगे सर अगर विस्कोसिटी होगा तब फ्लूइड डायनामिक्स कैसे चर्चा करेंगे? तो उसके लिए जो फ्लूइड में लॉ चलता है उसका नाम है पॉइज़लीज इक्वेशन। जब हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा इक्वेशन? पॉइज़लीज इक्वेशन। मैं वहां लिख नहीं पाया था विस्कोसिटी में, वो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे पॉइज़लीज इक्वेशन जब कोई विस्कस लिक्विड फ्लो करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल किसके लिए है? नॉन विस्कस लिक्विड के लिए। इसमें विस्कोसिटी की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक और प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से देखिएगा। अब इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन में चल रहे हैं और अचानक से उस ट्रेन से कूद करके प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। खड़े हो पाओगे या कुछ और हो जाएगा? गिरेंगे नहीं, आप रोटेट करेंगे, रोल करेंगे। आपका जैसे ही पैर जमीन पे आएगा तो आप सामने की तरफ ऐसे लुढ़कते हुए आगे बढ़ेंगे। नाक कान का क्या होगा उसका नहीं पता, लेकिन रोटेट करेंगे। सोच के देखिए, ये जब फ्लूइड इस पाइप में चल रहा होगा तो जो फ्लूइड का एक लेयर होगा उसका टकराव किससे हो रहा है? ये जो रुका हुआ पार्टिकल है पाइप का, उससे टकरा रहा होगा वो, और उसके टकराने के वजह से उसमें एक रोटेशनल टेंडेंसी आ जाता है। कभी कोई डायग्राम देखे होंगे वैसे घूम जाता है ऐसा ऐसा करके। इसको बोलते हैं रोटेटिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? और उसके वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होता है। इस डेरिवेशन को करने से पहले हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है ये क्या है? नॉन रोटेशनल फ्लूइड है। नॉन रोटेशनल फ्लूइड है। जब आप थर्ड ईयर में, बार बार मेरे मुंह से थर्ड ईयर निकल रहा है, थर्ड सेमेस्टर में जब आप ये पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, तो वहां पर आप ये सारा कंडीशन नहीं मानेंगे। वहां पे आप सब कुछ मानेंगे कि हो सकता है कि कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है, हो सकता है कि ये विस्कस भी है या नॉन विस्कस, हो सकता है कि उसमें रोटेशन भी हो। और इसको मान के यूलर ने एक इक्वेशन ड्राइव किया था। यूलर के इक्वेशन को हम लोग पूरा ड्राइव करते हैं और फिर इन कंडीशंस को जब उसमें पुट करते हैं तो वही यूलर्स इक्वेशन क्या बन जाता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है? फ्लूइड में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं, स्टोक्स नेवियर थ्योरम। अभी नहीं पढ़ना, अभी से सब साथ नाम सुन के डरना भी नहीं है। कहाँ पढ़ना हम लोग को? आगे इंजीनियरिंग के कोर्सेज में। अभी बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे ना बर्नौलीज प्रिंसिपल का, तो वहां लिखेंगे कि किसके लिए वैलिड है, तो कहेंगे इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, नॉन रोटेशनल फ्लूइड। और ऐसे फ्लूइड को क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। होता कोई नहीं है लेकिन मान के चलते हैं, क्योंकि इस पे स्टडी करना आसान होता है। पहले आप बेसिक बातें सीख जाएंगे तो फिर उसके ऊपर धीरे 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 चीजों को ऐड करके स्टडी कर पाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी किस पे बेस्ड है? मास कंजर्वेशन पे। मास इन इज इक्वल्स टू मास, दोनों लिखे और दोनों जगह हम डेंसिटी सेम लिए। क्यों सेम लिए समझ गया? क्योंकि हम लोग कैसा फ्लूइड का चर्चा कर रहे हैं? इनकंप्रेसिबल। अब देखिए दोनों में dt dt कट गया, रो कट गया, तो a1 v1 इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया? इजी पीजी, बहुत आसान सा प्रूफ है। a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 का। इस पे भी सवाल बनते हैं, हम लोग सवाल जब डिस्कस करने लगेंगे तो आएंगे कि सब पे बहुत आईआईटी ने खूब सवाल पूछे, जेईई मेंस नीट ने खूब सवाल पूछे। अब आ जाते हैं हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल के प्रूफ पर। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि भाई हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं ना, लेकिन आज तक वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए लगाते थे? किसी ब्लॉक के लिए, किसी सॉलिड के लिए। लिक्विड के लिए तो कभी नहीं लगाए। तो क्यों भाई, लिक्विड से क्या परहेज है? वर्क एनर्जी थ्योरम तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, और वो तो सबके लिए वैलिड है, थोड़ी लिखे सिर्फ सॉलिड के लिए है। वर्क एनर्जी थ्योरम सबके लिए वैलिड है। तो आज वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए लगाया जाए? इस फ्लूइड के मोशन के लिए लगाया जाए। चलिए लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब ऑल फोर्सेस लिखते हैं तो। और जब हम लोग वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, पहले आप लोग इतना ही जानते थे, प्रेशर की वजह से भी फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, उसको भी हम लोग यहां लिखेंगे। तो NTF और FP क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वजह से भी आप यही लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन
मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन। यहां कोई नहीं लग रहा, नॉर्मल किसी से कांटेक्ट नहीं, कोई सरफेस से, तो उसकी बात नहीं करते, वो तो ब्लॉक के बीच लगता है, धागा है नहीं, टेंशन नहीं होगा। फ्रिक्शन देखिए विस्कस नहीं है, नॉन विस्कस, इसलिए फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये तीन फोर्स नहीं लग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्क किसके द्वारा होगा, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए प्रेशर की वजह से फोर्स पहले लिखिए, यहां पर फोर्स कितना लिखेंगे, P1 A1, ये हो गया फोर्स, और ये फोर्स किधर होगा, जिधर प्रेशर लग रहा है उधर ही फोर्स होगा। तो प्रेशर लग रहा है इधर P1, तो फोर्स भी किधर होगा, इधर ही। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, V1 dt, इधर ही की तरफ, लिक्विड इसमें यहां इन कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट सेम डायरेक्शन में। तो क्या लिखे थे हम लोग बताइए, P1 A1, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया V1 dt, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखे प्लस। अब यहां चलिए, ये लिक्विड मैंने कहा था कि ये यहां का नहीं है, ये कहां का है, ये बाहर का है, यहां का है, लेकिन उसको हम दिखाएंगे कैसे वहां, इसलिए यहां दिखाए। तो ये लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है, तो प्रेशर तो इधर लग रहा है, और ये लिक्विड किधर निकल रहा है, इधर। तो जो वर्क होगा पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव होगा। यहां पर फोर्स चलिए, कितना फोर्स, P2 A2, बोलिए, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना, V2 dt, ये हो गया वर्क टोटल। वर्क लिख दिए, वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी होता है मैकेनिकल में, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिएगा, mgh2, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर, और ये m क्या है, वो मास जो इन या आउट हो रहा है, वो मास है। ये हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्या लिखेंगे यहां पर, mgh1 माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, और ये m क्या है, वो मास जो इन और आउट हो रहा है, मतलब यही वाला टर्म है A1 V1 dt रो, वही वो क्या है, m है, या A2 V2 dt रो, वही वो क्या है, m। तो आप देखिए गौर से, इन दोनों में A1 V1 dt और यहां A2 V2 dt, A1 V1 जितना है, A2 V2 तो दोनों को हम A1 V1 समझ सकते हैं, ये जो A2 V2 को क्या समझ सकते हैं, तो इसका यूज यहां कर रहे हैं हम लोग, और इसीलिए A1 V1 dt कॉमन ले रहे हैं, बचा क्या, P1 माइनस, कैसे कॉमन ले समझ में आया। आगे चलिए, ये सब में देखिए m है, सब में क्या है, और उस m को हम लोग क्या लिख दें, A1 V1 dt रो, m को क्या लिख दें, वो m कॉमन हो गया, बचा क्या, GH2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस GH1 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। क्या है, क्लियर है, बस एक लाइन और, A1 V1 dt से A1 V1 dt कर दिया है ना, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, P1, यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस P2, यहाँ क्या बचा हुआ है, रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। जो माइनस वाले हैं उस सबको इधर भेज देते हैं, वन वाले बेसिकली, वन वाले माइनस में ना, माइनस GH1 और माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 रो के साथ, बोलो, उसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर में जो माइनस P2 है उसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये सॉल्व होके क्या आएगा देखिए, तो कहां लिख दें इसको, कहीं जगह है इसमें, मैं हटा दूं इसको, है ना, यहां लिख रहा है ऐसे। तो क्या बचा देखिए, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यही क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है, यही क्या है, यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई फ्लूइड
और वो कौन सा फ्लूइड होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, नॉन रोटेशनल फ्लूइड। व्हेनेवर, हम अब स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड ब्रैकेट में इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नॉन रोटेशनल फ्लोज थ्रू अ ट्यूब, देन the fluid energy between any two cross section remains conserved, and the fluid energy means, fluid energy का मतलब sum of three energies। तो वो तीन एनर्जी क्या है? ये जो प्रेशर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का ही एक और नाम होता है, ये P1 क्या है? प्रेशर। प्रेशर का ही एक और नाम होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप याद करें वर्क थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला, तो क्या था? इंटीग्रेशन P dV, मतलब वर्क बेसिकली प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, प्रेशर इनटू, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो एनर्जी को, तो VV क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए प्रेशर का एक और नाम होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर का दूसरा नाम क्या होता है? ये देखो लिखा हुआ है हाफ mv स्क्वायर बाय वॉल्यूम, हाफ mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी है, बाय वॉल्यूम, m बाय v को ही तो रो लिख दिया है। देखो तो ये टर्म जो हाफ रो v1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या लिखा हुआ है? mgh बाय v लिखा हुआ है, और m बाय v क्या होता है? रो डेंसिटी, रो gh1। तो ये क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेम चीज लिखा हुआ है। मैं फिर से कहूं, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड किसी ट्यूब में मूव करता है, तो उसके फ्लूइड एनर्जी का वैल्यू किसी भी दो क्रॉस सेक्शन पे सेम रहता है। और फ्लूइड एनर्जी का मतलब तीन एनर्जी से है, सम ऑफ थ्री एनर्जीज। और वो तीन एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों का सम जितना पहले क्रॉस सेक्शन पे होगा, दूसरे पर भी उतना ही होगा, तीसरे पर भी उतना ही होगा। और इसी फॉर्मूले को बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से आता है। ये इसका प्रूफ हुआ। और इस प्रूफ में यहां पर देखिए दो जगह हम इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किए हैं। यहां दो जगह इस्तेमाल किए हैं। ये जो A2 V2 था, सो क्या लिखे? A1 V1 और कॉमन लिए, और यहां भी इस्तेमाल किए, m का वैल्यू यहां से लिखे। ठीक है, पक्का? तो अब क्या आप बर्नौलीज प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे? लिखिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, according to Bernoulli's principle, comma, when an ideal fluid ब्रैकेट में इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नॉन रोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल कॉमा नॉन विस्कस एंड नॉन रोटेशनल, लिखिए, flows through a tube, then the fluid energy ब्रैकेट में सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कॉमा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, and gravitational potential energy per unit volume, bracket close, तो हम लोग लिखे थे फ्लूइड एनर्जी रिमेन्स, ब्रैकेट क्लोज के बाद, रिमेन्स कंजर्व एट एनी टू क्रॉस सेक्शन,
at any two cross section, at any two cross section, at any two cross section, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब सोचिए अगर मैं ये प्रिंसिपल पहले लिखवा देता तो क्या आप समझ पाते क्या मैं कहना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अब ये वाला चीज अगर 5 नंबर का आता है तो आप लिख देंगे अच्छे से, पक्का। हो सकता है 3 नंबर का भी आए। राइट बर्नौलीज प्रिंसिपल, हेंस प्रूव इट, एंड हेंस राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब सोचिए आप लोग आते हैं और कहते हैं कि 5 मिनट में सर पढ़ा दीजिए। कैसे पढ़ूं मैं 5 मिनट में इतनी बातें। खैर पहले इतना लिखिए, फिर मतलब 2-3 एप्लीकेशन जल्दी डिस्कस कर लेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो हम लोग क्या पढ़े, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो मैं अब इक्वेशन लिख रहा हूं, फॉर्मूला रैक लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, a इंटू वी का वैल्यू क्या होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इतना जल्दी बताइए आप लोग भूल गए। तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दूसरा जो हम लोग पढ़े वो पढ़े बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये क्या होता है, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बारे में 1-2 बात और समझ लीजिए जल्दी से। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोनों पॉइंट है, इफ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज टेकन, अगर 2 पॉइंट किस पे ले लिया जाए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तब ये h का वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा, और वो भी क्या हो जाएगा, रो जी एच भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट भी उधर चला जाएगा। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कैसा लिखे तो कोई दिक्कत किसी को। और ये बात हमें बताता है, ये बात हमें क्या बताता है कि अगर कहीं पर प्रेशर ज्यादा होगा, दो चीज का सम कांस्टेंट रहना है, मान लो दोनों का सम रहना है 50, अभी ये 20 है, इधर वाला ये 30 है। अगर ये 20 से बढ़ के 25 हो जाए तो इसको 30 से घट के 25 होना पड़ेगा, तभी दोनों का सम 50 रहेगा। अगर ये 20 से बढ़ के 40 हो गया तो इसको 30 से घट के 10 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर कहीं प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, अगर कहीं वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, इन अदर वर्ड्स Bernoulli's principle says higher the velocity, lower is the pressure, and vice versa. प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी, बोलो, प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इसी बात का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल कुछ लोग शॉर्ट में बीपी लिखते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं समझना है, वो क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो पहला जो इसका एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, वो है टेकिंग ऑफ प्लेन। प्लेन जो हवा में उड़ता है वो इसी के ऊपर है, मतलब जो टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ समझते हैं आप लोग, दौड़ते दौड़ते रनवे पे वो हवा में कैसे उड़ जाता है, वो इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे, प्लेन के विंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है
प्लेन के विंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब वो रनवे पे दौड़े तो उस विंग के, ये समझिए, मान लीजिए विंग है, डायना जिसको बोलते हैं आप, ये जो विंग है, इस विंग के नीचे से जो एयर पास करे उसका वेलोसिटी कम हो। नीचे से, विंग के नीचे से जो एयर पास करे उसका वेलोसिटी, और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ऊपर से जो एयर पास करे उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो प्रेशर, इस विंग का एफबीडी अगर बनाएंगे तो ऊपर से कम प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से प्लेन टेक ऑफ करता है। सो क्या लिखेंगे हम लोग, द विंग ऑफ प्लेन इज डिजाइंड in such a way that while running on runway the air passes with less velocity on the lower side, of wing, और वहां पे अगर वेलोसिटी लोअर है तो क्या होगा, हाई प्रेशर, एंड हायर वेलोसिटी ऑन अपर साइड, तो वहां पे कैसा होगा, लो प्रेशर। दिस हेल्प्स इन लिफ्टिंग द प्लेन। कैसे प्लेन टेक ऑफ करता है समझ में आया? मतलब आज के बाद जब प्लेन में बैठना, जैसे ही वो रनवे पे दौड़े, एयर होस्टेस कहे कि कृपया आप सीट बेल्ट बांध लें, जैसे टेक ऑफ करे तो याद आएगा, ओह बर्नौलिस प्रिंसिपल, वेरी नाइस, है ना? याद आएगा आपको बर्नौलिस प्रिंसिपल? प्लेन में बैठेंगे हर बार तो। चलिए, दूसरी बात जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है एटोमाइजर। जो डीओ एसेंट लगाते हैं वो कैसे काम करता है वो जरा चर्चा कर ले। ये बहुत आसान सा प्रिंसिपल है। डीओ कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, इसको बोलते हैं प्लंजर, जिसको आप पिस्टन भी कहते थे आज तक। क्या कहते थे? अभी होली आ रहा है ना, होली कब है? 20 मार्च को ना, 29 मार्च को, मेरे ख्याल से तो 20 के आसपास है। अच्छा 28 मार्च को है, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है होली कब है? डायलॉग जो गब्बर सिंह कहा करता था, वो किसने इन्वेंट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना? उसको होली खेलना बहुत पसंद था। देखो देखो यहाँ, ये जो प्लंजर है, ये जो आप पिचकारी चलाए ना होली में, होली यही से याद है मुझे, जब आप पिचकारी चलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप इसको पुश करते हैं। जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ पर जो एयर पास होगा, इस एयर का वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलिए, ये एयर इससे पास हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे जो एयर का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? मतलब इस एरिया का प्रेशर कम है, और वो इतना कम होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, सेंट या फिर जो भी, अगर सैनिटाइजर भरा हुआ है, उसका प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या हो? ज्यादा हो। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज कहां से कहां मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये लिक्विड बाहर निकल जाता है और इस एयर के साथ मिक्स होकर के बाहर निकलता है। एयर प्लस फ्लूइड लिक्विड मिक्सचर, ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना देंगे और इसका हम लिख देंगे कि व्हेन पिस्टन is pressed, comma, air passes with high velocity, air passes with high velocity, और high velocity का मतलब लो प्रेशर। जहीं से ही लिख रहे हैं हाई वेलोसिटी का मतलब लो प्रेशर, कि कहां से मतलब पता चल रहा है?
बर्नौलीज प्रिंसिपल से, यही उसका एप्लीकेशन है। एयर पासेस विद हाई वेलोसिटी क्रिएटिंग लो प्रेशर एंड हेल्प्स इन लिफ्टिंग और टेकिंग आउट सेंट, डीओ या सैनिटाइजर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटोमाइजर। समझ गए? अब एक इसी का होता है कि मैग्नेस इफेक्ट, जो हम लोग बोले ना स्विंग बॉलिंग, तो स्विंग बॉलिंग हम लिखवाएंगे नहीं, हम बस समझा दे रहे हैं, हम वीडियो में बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। स्विंग बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग। स्विंग बॉलिंग क्या होता है? आप लोग देखे हैं कि क्रिकेटर लोग, अच्छा दो चीज होता है, एक होता है स्विंग, एक होता है स्पिन। स्पिन और स्विंग में अंतर है। स्लोअर बॉल जब टर्न लेता है उसको बोलते हैं स्पिन, उस बॉलर को स्पिनर कहते हैं। फास्ट बॉलर का बॉल अगर अपने लाइन से भटके तो इसको स्विंग कहते हैं। दोनों में फर्क है। स्विंग को खेलना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत फास्ट बॉल आ रहा है। फास्ट बॉल अपने लाइन से भटके तो बैट्समैन के पास इतना समय नहीं होता उसका लाइन जज करने के लिए, और वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है। आप देखे होंगे कि इंडियंस जब बाहर के ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाते हैं या फिर इंग्लैंड के पिच पे जाते हैं तो वहां पर पिच पर स्विंग ज्यादा होता है, उनके फास्ट बॉलर स्विंग ज्यादा करा सकते हैं। और हमारे बैट्समैन का इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक है स्पिन खेलने का, इसलिए वहां जाके कम स्कोर करके आ पाते हैं। सेम हाल उनके साथ होता है, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको स्विंग खेलने का आदत है और हम लोग क्या खिलाते हैं? स्पिन। तो अश्विन जब बॉलिंग करेगा तो उसकी पार्टी होती है, हमारा पिच है, ये हमारा ग्राउंड है ना, वही शतक मारेगा, वही 5 विकेट भी लेगा, सब काम वही करके जिता देता है इंडिया को। अभी बोले ना इंग्लैंड के साथ, हाँ तो वही होता है। तो स्विंग बॉलिंग किससे रिलेटेड है? फास्ट बॉलर से। तो आप देखेंगे बॉल जब नया होता है तो उसका दोनों साइड चिकना होता है, साइनी होता है। बॉल जब न्यू होता है तो दोनों साइड चिकना होता है, साइनी होता है। जैसे जैसे बॉल खेलते हैं तो वो खुरदरा हो जाता है, दोनों साइड रफ हो जाता है। ठीक, प्लेयर लोग आप देखे होंगे कि बॉल के एक साइड को खींचते हैं, ठीक है, सलाइवा लगा करके देखे होंगे। बहुत विराट कोहली पूरा लगा हुआ है, पैंट फाड़ देगा अपना, इतना जोर से घिसता रहेगी पूरा। आप देखेंगे व्हाइट जो कपड़ा होता है, टेस्ट मैच आप कभी देखेंगे आज से, तो पूरा व्हाइट कपड़ा को लाल कर देते हैं घिस घिस के। क्यों घिसते हैं? वो घिसने से क्या होता है, एक साइड जो घिसा हुआ साइड है वो क्या हो जाएगा? साइनी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। दूसरा साइड क्या होगा? रफ होगा। तो वो सीम को, सीम बोलते हैं, बॉल क्या होता है ना जो क्रिकेट का बॉल होता है ड्यूस बॉल, वो दो हेमिस्फेयर को ज्वाइन करके बनाया जाता है, दो हेमिस्फेयर को, और वो जो जहां ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं सीम। तो सीम के एक साइड जो बॉल होता है वो रफ होता है, दूसरा साइड क्या होता है? साइनी होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, फास्ट बॉलर बॉल लेके जब आएगा और फेंकेगा तो एक साइड स्मूथ है, एक साइड क्या है? रफ है। तो जब एयर पास होगा उससे, बॉल जब चल रहा है हवा में तो एयर पास होगा, तो क्या आपको लगता है कि दोनों जगह से एयर सेम पास होगा? जिधर रफ है उधर एयर थोड़ा फंसेगा, तो एक साइड एयर का वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। उधर एयर का वेलोसिटी कम है तो प्रेशर, तो उधर साइड प्रेशर ज्यादा होगा, रफ साइड प्रेशर ज्यादा होगा। स्मूथ साइड एयर तेजी से पास करेगा, उधर प्रेशर कम होगा। तो एक साइड प्रेशर कम, एक साइड प्रेशर ज्यादा। तो जिधर साइनी सरफेस है ना उधर के तरफ बॉल घूम जाता है, इसको स्विंग कहते हैं। क्रिकेट के लैंग्वेज में इसको कन्वेंशनल स्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल स्विंग। ठीक है, समझ गए स्विंग बॉलिंग क्या होता है? कुछ बॉलर्स जो होते हैं वो बहुत कलाकार होते हैं, वो बैट्समैन को उल्लू बनाते हैं। अब मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता, बैट्समैन को कैसे उल्लू बनाते हैं, तो वो साइनी सरफेस दिखा के लाते हैं और बाद में अपना उंगली फेंक देते हैं। या कभी कोई जब बॉल पुराना होता है तो ऐसा खुद हो जाता है, जिधर उसको जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ वेट का, क्योंकि बार बार बॉल मार खाया है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से शिफ्ट हो जाता है इधर उधर, तो बोलते हैं बॉल रिवर्स स्विंग होना स्टार्ट कर दिया है। जिधर उसके साइनी सरफेस की तरफ जाना चाहिए था उधर वो नहीं जाता, उसके ऑपोजिट चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स स्विंग। आप सोच रहे हैं कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जब आप क्रिकेट मैच देखेंगे तो आपका ज्ञान का लेवल और बाकी के ज्ञान के लेवल में अंतर समझिए, यही मजा है
जब आप स्विंग बॉलिंग करते हुए देखेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना। कल सोचो तुम नहा के निकलोगे, डियो लगाओगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल, नाइस परफ्यूम, नाइस फ्रेग्रेंस। आप तो ये पिचकारी टाइप का डियो दिखाया, ऐसा तो डियो देखे नहीं आपने। अभी भाई हम एग्जांपल बना, एनसीईआरटी में ऐसा ही बना हुआ है। वो तो पाइप कहीं भी लगा दो, ये वाला पाइप अब इसको पीछे यहाँ लगा दो, इधर में पाइप लगा दो, हम कैसा भी दिखा दिए हैं। डियो हम तो नहीं यहाँ पे बना के दिखा रहे, हम तो मैकेनिज्म समझा रहे हैं आपको, मैकेनिज्म वैसा ही होता है। तो स्विंग बॉलिंग समझिए क्या होता है, पक्का। इसी का दूसरा एक है मैग्नस इफेक्ट। आप कभी सुने होंगे हरभजन वगैरह को अगर बॉलिंग करते हुए देखे होंगे तो, या कमेंट्री सुने होंगे, बोलता है कमेंटेटर फ्लाइटेड डिलीवरी था। सुने हैं क्या होता है, फ्लाइटेड डिलीवरी, एकदम गजब का गुगली था, एकदम गुगली फेंक दिया। होता क्या है कि अगर किसी बॉल को सीधा फेंका जाए, अगर किसी बॉल को सीधा फेंका जाए और किसी बॉल को टर्न करके फेंका जाए, ऐसे उंगली पे फेर के फेंका जाए, तो क्या दोनों बॉल का ट्रेजेक्टरी सेम होगा? सीधा फेंकेंगे ना तो बॉल ज्यादा दूर जाता है, उसको घुमा के फेंकते हैं तो वो कम दूर जाता है। इसको फ्लाइटेड डिलीवरी कहते हैं। इसका नाम है मैग्नस इफेक्ट, MAGNUS। तो ये चौथा इफेक्ट क्या है, मैग्नस इफेक्ट। ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही है। और देखो सबको डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो अभी मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, इसको आप एनसीईआरटी से एकदम छापेंगे पूरा अच्छे से लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सुधार लीजिएगा अपने शब्दों में। मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी का एक लैंग्वेज पहला प्रोफेसर लिखता है, आपको पता नहीं ये बात। एनसीईआरटी का लैंग्वेज का ही नहीं समझ में आता है। पहला लाइन हो सकता है कोई एक मास्टर लिखता है, दूसरा लाइन दूसरा मास्टर लिखता है। इसलिए एनसीईआरटी के सामने देखेंगे कि जो आभार प्रकट करता है तो 50 मास्टर को प्रकट करता है। पहला लाइन पहला से लिखवाता, हो सकता है एक एक वर्ड दूसरे से लिखवाता हो। इसीलिए जब 50वां वाला पहुंचता है पहला वाला को पास वापस, तो देखता हूँ हम ऊपर बर्नौलीज प्रिंसिपल लिख रहे थे, नीचे पहुंच गया वो स्विंग बॉलिंग के ऊपर, बीच का लाइन कोई और लिखा है 50 लोग, तो वो यहाँ कोई लाइन लिखता है, उसके बाद अगला लाइन 49वां वाला लिखता है, इसलिए समझ में नहीं आता। उसको अपने आप लैंग्वेज में ढाल लीजिएगा। ये बातें क्लियर है? इसके बारे में एक छोटा सा बात मैं बता के निकल जाता हूँ। आज इतना लिख देंगे आपका स्कूल में काम चल जाएगा, बाकी बातें जो वेंचुरी मीटर वगैरह वो अगले क्लास में कर लेंगे हम लोग। स्विंग बॉलिंग के ऊपर एक बार हम एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे, इंटरव्यू था या कमेंट्री था याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। सचिन तेंदुलकर कमेंट्री आया था। सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, और उस समय के जाने माने शायद ब्रेटली या ग्लेन मैकग्रा बॉलिंग कर रहे थे। टेस्ट मैच चल रहा था, और आप अगर राहुल द्रविड़ के खेल से वाकिफ हो तो बड़ी खतरनाक खेलते थे, है ना, दीवार कहा जाता था उनको। तो सामने से बॉलर, फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन जैसे पिच पे उतना दूर से दौड़ के आए, बॉल को फुल एनर्जी से फेंके, और क्या मजाल की बॉल का डिस्प्लेसमेंट बैट के बाद कहीं हो जाए, वो बैट से टकराए, राहुल द्रविड़ उसको वहीं रोक दे, एकदम वहीं गिरा रह जाए वो बॉल, कहीं ना तस से मस कुछ नहीं। बहुत देर ऐसा खेल चला, सब विकेट गिर चुका था, बस ये दोनों लोग अच्छे से खेल रहे थे। सब विकेट मतलब 9 विकेट नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे ऊपर के प्लेयर चले गए थे, और बहुत देर से 200-300 बॉल मैकग्रा फेंक चुका था, तो उसका हालत खराब था, और वो स्विंग बॉलिंग करा रहा है, पूरा खतरनाक स्विंग। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था ना कि कैसे बैट्समैन को पता चल रहा है कि हम स्विंग किधर कराने वाले हैं। हो क्या रहा था एक्चुअली, वो स्विंग बॉलिंग करा रहा था, और स्विंग बॉलिंग को वो ऐसे लगता था तो शाइनी सरफेस दिख जाता था राहुल द्रविड़ को, तो वो रोक लेता था। कुछ देर बाद उसको लगा अच्छा ये देख ले रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार हम छुपा के लाएंगे। छुपा के लाएंगे तो कैसे देखेगा, तो वो छुपा के लाया, छुपा के ला के फेंका, तो भी राहुल द्रविड़ रोक लिया। उसको समझ में नहीं आया। कुछ देर खेल जब चला तो उसको पता चला अच्छा एक्चुअली राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ये बात कर लिए थे। राहुल द्रविड़ ने देखो भाई हमको तो दिखेगा नहीं, लेकिन तुमको तो नजदीक है, तुमको तो दिख जाएगा। तुम क्या करना, अपना जो बैट है वो उधर रखना जिधर शाइनी सरफेस है। मतलब तुम ऐसा करना कि सचिन तेंदुलकर अपना बैट इस नॉन स्ट्राइकर एंड पे लेफ्ट हाथ में पकड़े हुए हैं, इसका मतलब शाइनी सरफेस लेफ्ट में है, तो राइट हाथ में पकड़े हैं तो राइट में। कुछ देर बाद मैकग्रा को ये बात पता चल गया, बोला अच्छा। इस बार वो ऐसा करके लाया कि दोनों को पता ना चले, मतलब सचिन तेंदुलकर को भी ना दिखे। इस बार वो लेके आया, बॉल फेंका, फिर से राहुल द्रविड़ रोक लिया। वो जाके झल्ला करके एकदम बीच पीच पे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ देख रहा क्या कर रहा हूं भाई, हो क्या रहा है ऐसे। तो एक्चुअली ऐसा बातचीत हुआ था कि भाई देख, अगर हमको दिखेगा लेफ्ट की तरफ तो हम बल्ला लेफ्ट करेंगे, राइट की तरफ दिखेगा तो राइट पे कहेंगे, अगर हमको भी नहीं दिखा तो हम बैट बीच में पकड़ के रहेंगे, है ना। इसका मतलब कि हमको नहीं दिख रहा है तो बॉल के मेरिट के हिसाब से खेल जैसे खेलना है।
और बॉल के मेरिट के हिसाब से वो टेस्ट हम लोग बचा ले गए थे। ये भी एक कहानी थी स्विंग बॉलिंग और बर्नौलीज प्रिंसिपल से। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।